जय हिंद साथियों, मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य की विस्तृत अध्ययन की क्लास रहेगी। यानी कि आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों, यह जो क्लास है इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर कोई साथी ऑफलाइन विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत। सबसे पहले हम इतिहास का अर्थ समझते हैं। इतिहास से तात्पर्य अतीत में घटित वे घटनाएं या प्रवृत्तियों से है जो वर्तमान संदर्भ में नई चित्तवृत्ति को स्थापित या प्रभावित करने में सहायक होती है, वे इतिहास कहलाती है। यानी कि जो घटनाएं होती हैं, जो प्रवृत्तियां होती हैं, वह हमारे वर्तमान संदर्भ में नई चित्तवृत्ति को, नई सोच को स्थापित या प्रभावित करने में सहायक होती है, वे इतिहास कहलाती है। इतिहास के अंतर्गत कालक्रम अनुसार अतीत के तथ्यों का गहन अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। यानी कि इतिहास के अंदर हम कालक्रम अनुसार यानी समय के अनुसार अतीत के तथ्यों का गहन अध्ययन और उसका विश्लेषण करते हैं। यहां तक ओके सभी को? आगे देखते हैं। हेडिंग बनाओ, साहित्य इतिहास अध्ययन के दृष्टिकोण। साहित्य इतिहास अध्ययन के दृष्टिकोण। साहित्य इतिहास अध्ययन के लिए दो दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। कितने दृष्टिकोण को अपनाया जाता है? दो दृष्टिकोणों को। नंबर 1 पर है आत्मपरक दृष्टिकोण, नंबर 2 पर आता है वस्तुपरक दृष्टिकोण। यानी कि साहित्य इतिहास अध्ययन करने के लिए दो दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है, आत्मपरक दृष्टिकोण और वस्तुपरक दृष्टिकोण। तो पहले देखते हैं हम आत्मपरक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत साहित्य या किसी वस्तु का शैली और बनावट आदि के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। आत्मपरक दृष्टिकोण के अंतर्गत साहित्य या किसी वस्तु का शैली और बनावट आदि के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसे ललित शैली या कलात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। याद कर लेना सभी साथी, आत्मपरक दृष्टिकोण को ललित शैली या कलात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। नोट करके लिख लो। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में आत्मपरक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए किस दृष्टिकोण को अपनाया गया, तो आपका उत्तर आना चाहिए आत्मपरक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। आगे देखते हैं वस्तुपरक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत
वस्तु का विश्लेषण या अध्ययन मुख्यतः किया जाता है। इसमें तर्कवादिता का प्रयोग किया जाता है। इसे यानी कि वस्तुपरक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यहाँ तक ओके है सभी को? आगे देखते हैं। फिर से हेडिंग बनाओ। भारतीय और पश्चिमी साहित्य इतिहास लेखन में अंतर। पश्चिमी साहित्य का इतिहास लेखन में विकासशील दृष्टिकोण को अपनाया गया है। पश्चिमी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए विकासशील दृष्टिकोण को अपनाया गया है। वहीं पर भारतीय साहित्य का इतिहास लेखन जो है आदर्शवादी व अध्यात्मवादी आधारित होता है, जहां तथ्यों का शोधन या अध्ययन करने के स्थान पर उन्हें परम सत्य मान लिया जाता है। उन्हें परम सत्य ही मान लिया जाता है। आगे देखते हैं। पश्चिमी साहित्य का इतिहास लेखन यथार्थवादी और वास्तविकता से परिपूर्ण है, लेकिन भारतीय साहित्य का इतिहास लेखन में कला व नीति का समावेश किया गया है और उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित रखा गया है। यानी कि जो पश्चिमी साहित्य है वह सच्चाई पर आधारित है, यथार्थवाद पर आधारित है, और इसके साथ ही भारतीय साहित्य जो है, यानी कि भारत में जो हिंदी साहित्य लिखा गया उसमें कला व नीति का समावेश किया गया और उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित रखा गया है। आगे देखते हैं। पश्चिमी साहित्य पूर्णतः वस्तुपरक दृष्टिकोण पर और भारतीय साहित्य आत्मपरक दृष्टिकोण पर आधारित है। सभी साथी याद कर लेंगे। पश्चिमी साहित्य जो है वस्तुपरक दृष्टिकोण पर लिखा गया है और भारतीय साहित्य जो है आत्मपरक दृष्टिकोण के आधार पर लिखा गया है। आगे देखते हैं। साहित्य इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। फ्रेंच विद्वान हैं टेन जी के अनुसार साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां जैसे जाति, वातावरण और क्षण यानी कि क्षेत्र विशेष के आधार पर ही साहित्य लेखन किया जाता है। टेन जी क्या कहते हैं कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियां जैसे कि कोई जाति, वातावरण और क्षण विशेष के आधार पर ही साहित्य लेखन किया जाता है। आगे देखते हैं। हडसन जी के अनुसार देखते हैं, साहित्य का इतिहास लेखन केवल प्रचलित प्रवृत्ति या चित्तवृत्ति के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि लेखक या कवि के व्यक्तित्व व प्रतिभा को भी आधार मानना चाहिए। यानी कि हडसन जी का क्या कहना है कि साहित्य का इतिहास लेखन जो है प्रचलित प्रवृत्ति या चित्तवृत्ति के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि हमें लेखक या कवि के व्यक्तित्व व प्रतिभा को भी आधार मानना चाहिए, यानी कि उनका भी अध्ययन करना चाहिए।
इन्होंने यानी कि हडसन जी ने टेन जी के विचारों की आलोचना भी की थी। आगे देखते हैं। इटालियन विद्वान विको के अनुसार यानी कि इटालियन विद्वान विको जी क्या कहते हैं कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से है और न केवल वर्तमान से है, अपिंतु इतिहास का निर्माता तो मनुष्य स्वयं है। चाहे वह किसी भी युग का हो, उसकी मूलभूत प्रवृत्ति एक सी होती है। ओके, यहाँ तक सभी को। सारांश देखते हैं। इन परिभाषाओं के सारांश क्या निकलता है। सारांश: हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने कुछ मूलभूत सार तत्व दिए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करना चाहिए। साहित्यकार का साहित्य के द्वारा समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, युगीन चेतना का अध्ययन, साहित्यकार की प्रतिभा व व्यक्तित्व का अध्ययन। यानी कि साहित्य इतिहास लिखने के लिए हमें साहित्यकार का साहित्य के द्वारा समाज पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन भी करना चाहिए, युगीन चेतना का अध्ययन भी करना चाहिए और साहित्यकार की प्रतिभा व व्यक्तित्व का भी अध्ययन करना चाहिए। आगे देखते हैं। साहित्य व सांस्कृतिक परंपराओं का भी अध्ययन करना चाहिए। तत्कालीन परंपराओं का अध्ययन करके हमें साहित्य इतिहास लेखन करना चाहिए। यहाँ तक ओके सभी को। आगे देखते हैं। फिर से हेडिंग बनाओ। साहित्य शब्द का अर्थ समझते हैं। साहित्य शब्द का प्रयोग लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी से मिलता है। इससे पहले यानी कि पूर्व साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। भाषा विज्ञान का यह नियम है कि जब एक अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग होता है तो उनमें से एक शब्द का अर्थ संकुचित यानी कि छोटा या परिवर्तित होता है। संस्कृत में जब एक ही अर्थ के लिए साहित्य और काव्य शब्द का प्रयोग होने लगा तो धीरे धीरे काव्य शब्द का अर्थ संकुचित होने लगा यानी कि कम होने लगा। आगे देखते हैं। आज काव्य का अर्थ केवल कविता है और साहित्य शब्द का अर्थ व्यापक रूप में लिया जाता है। यानी कि आज अगर हम देखें तो काव्य शब्द का जो अर्थ है केवल कविता से लिया जाता है और दूसरी ओर साहित्य शब्द का अर्थ जो है व्यापक रूप में लिया जाता है। साहित्य से तात्पर्य अब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा आदि अर्थात गद्य और पद्य की सभी विधाओं से है। ओके, यहाँ तक सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। साहित्य का अर्थ। साहित्य का अर्थ है एकत्र होना या एकत्र करना, मिलाना। अंत है गद्य पद्य के कल्पना सूत्र ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी विचार होते हैं साहित्य कहलाता है।
साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति को समझते हैं। साहित्य भाव साहित्यम, अर्थात सहित का भाव ही साहित्य है। यानी कि जिस काव्य में सहित का भाव होता है वही साहित्य कहलाता है। आगे देखते हैं। सहित के दो अर्थ लिए जाते हैं। नंबर 1 पर है सधन हित, यानी कि जिसमें दूसरे के हित का भाव हो। नंबर 2 पर है सहित, शब्द और अर्थ का सहभाव संयोजन। अंत है हित का साथ होना ही साहित्य है। यानी कि कहने का भाव यह है कि जिस काव्य में, जिस साहित्य में हित का भाव साथ होता है वही साहित्य कहलाता है। साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेटर से हुई है। किससे हुई है? लेटर से हुई है। आगे देखते हैं। अंत है हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति, अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य या साहित्य कहलाती है। यहाँ तक ओके सभी को? आगे देखते हैं। साहित्य के अन्य नाम। काव्य लिटरेचर इंग्लिश में कहते हैं, अदब उर्दू में कहते हैं। यानी कि साहित्य को काव्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं और उर्दू में अदब कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार देखते हैं, साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं कि साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत। इसको मुख्यतः 2 भाग में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पर है अंतः साक्ष्य और नंबर 2 पर है बाहरी साक्ष्य। पहले देखते हैं हम। नंबर 1 पर है अंतः साक्ष्य, यानी कि आंतरिक स्रोत। इसमें पहले नंबर पर है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1568 ईस्वी माना जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। यानी कि यह जो ग्रंथ है गोकुलनाथ जी का माना जाता है। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन मिलता है। पुष्टि मार्गी भक्तों और कृष्ण भक्ति साहित्य को जानने का प्रमुख स्रोत है। यह ग्रंथ जो है ब्रज भाषा और गद्य में रचित है। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है 252 वैष्णव की वार्ता। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1568 ईस्वी ही माना जाता है। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ जी ही माने जाते हैं। इस ग्रंथ में विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ ब्रज भाषा और गद्य में रचित है।
आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है भक्तमाल। इसका प्रकाशन वर्ष 1585 ईस्वी माना जाता है। भक्तमाल के रचनाकार जो हैं नाभादास जी माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी भक्तमाल का रचना काल जो है 1596 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भक्तमाल का रचना काल संवत में 1642 मानते हैं और साहित्य कोश भाग 2 में भक्तमाल का रचना काल 1592 ईस्वी माना जाता है। भक्तमाल ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र का वर्णन 316 छप्पे छंदों में रचित है। सभी साथी याद कर लेंगे, भक्तमाल ग्रंथ के अंदर 200 भक्तों का वर्णन मिलता है और 316 छप्पे छंद भी मिलते हैं। भक्तमाल की रचना ब्रज भाषा में हुई है, यानी कि भक्तमाल ग्रंथ की जो भाषा है ब्रज भाषा मानी जाती है। आगे देखते हैं। भक्तमाल भक्त कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की यह प्रथम पुस्तक है। इसमें रामानंद जी के, यानी कि भक्तमाल ग्रंथ में रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन भी मिलता है। नाभादास जी ने तुलसीदास जी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। इसकी भाषा शैली प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अनुसार भक्तमाल में जो है 197 छप्पे और 17 दोहे शामिल है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। अगला ग्रंथ है कविमाला। कविमाला ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1655 ईस्वी माना जाता है। कविमाला के रचनाकार तुलसी जी यानी कि हरि राय जी माने जाते हैं। इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। यह ग्रंथ अप्राप्य है, यानी कि प्राप्त नहीं है। शिव सिंह सैगर जी ने 8 कवियों का तथा ग्रियसन जी ने भी इस के आधार पर कवियों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। कालिदास हजारा। कालिदास हजारा ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1718 ईस्वी माना जाता है। कालिदास हजारा के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी जी माने जाते हैं। इसमें यानी कि इस ग्रंथ में 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संग्रहित है। यह ग्रंथ शिव सिंह सैगर जी की रचना शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। शुक्ल जी के अनुसार कवियों के काल आदि के निर्णय करने में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। शुक्ल जी के अनुसार यानी कि शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कवियों के काल आदि निर्णय करने में यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है, यानी कि महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी जी की एक अन्य रचना है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। वधु विनोद ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1692 ईस्वी माना जाता है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है, यानी कि वधु विनोद ग्रंथ जो है नायिका भेद पर आधारित है। आगे देखते हैं।
अलंकार रत्नाकर। अलंकार रत्नाकर, इसका प्रकाशन वर्ष 1735 ईस्वी माना जाता है। अलंकार रत्नाकर के रचनाकार दलपति राय जी और वंशीधर जी माने जाते हैं। कवियों की नामावली की दृष्टिकोण से यह उपयोगी ग्रंथ है। इसमें 40 कवियों का वर्णन हुआ है। यह ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह के भाषाभूषण की टीका के रूप में अलंकारों के स्वरूप निरूपण हेतु रचा गया था। आगे देखते हैं। सार संग्रह। सार संग्रह के रचनाकार प्रवीण कवि जी माने जाते हैं। इसमें यानी कि सार संग्रह ग्रंथ में 150 कवियों की रचनाएं संकलित है। मिश्र बंधुओं जी ने अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह का विवरण अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में दिया है। आगे देखते हैं। सतकवि गिराविलास, इसका प्रकाशन वर्ष 1746 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार बलदेव बघेलखंडी जी माने जाते हैं। बलदेव बघेलखंडी जी माने जाते हैं। इसमें 17 कवियों की रचनाओं के उदाहरण संग्रहित है। इन कवियों में चिंतामणि जी, मतीराम जी, कालिदास त्रिवेदी जी, केशवदास जी, बिहारी जी आदि प्रमुख कवि शामिल है। आगे देखते हैं। विद्वन मोद तरंगिणी, इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1817 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार सुभाष सिंह उर्फ श्रीधर जी माने जाते हैं। इसमें 17 कवियों की कविताएं संकलित हैं। इसमें नायक नायिका भेद, सखी, दूती, षड ऋतु, रस संबंधी कविताएं संकलित है। आगे देखते हैं। राग कल्पद्रुम, इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1843 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव जी माने जाते हैं। यह 4 खंडों में प्रकाशित संगीत शास्त्र से संबंधित रचना है। राम सागर से विभूषित कृष्णानंद जी के संग्रह को राग सागरोदय राग कल्पद्रुम भी कहा जाता है। शिव सिंह सैगर जी के अनुसार इसमें 200 महात्माओं के पद संकलित है। कृष्णानंद व्यासदेव जी जयपुर दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। आगे देखते हैं। श्रृंगार संग्रह, इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1848 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार कवि सरदार जी माने जाते हैं। इसमें श्रृंगारिक कवियों को स्थान मिला है। कवि सरदार जी काशी नरेश, ईश्वरी प्रसाद, नारायण सिंह जी के राजाश्रित कवि थे। आगे देखते हैं। रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय, इसका प्रकाशन वर्ष 1863 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी जी माने जाते हैं। दिग्विजय भूषण, इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार लाला गोकुल प्रसाद
वर्ज जी माने जाते हैं। आगे है सुंदरी तिलक। इसका प्रकाशन वर्ष 1869 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। कवित रत्नाकर, इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो है 1876 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ के रचनाकार माता दीन जी माने जाते हैं। ओके है सभी को यहाँ तक? आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।